हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स हम क्लियर कर रहे हैं, तो हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस किताब का चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था नवपाषाण काल के बारे में। इंसान क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या उनके भोजन संग्रह के साधन थे, क्या क्या वो उत्पादन करने लगे थे और किन किन तरीक़ों से उन्होंने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। खेती करने वाला मनुष्य एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहता था। पहले क्या होता था, मनुष्य शिकार करते थे, इसीलिए वो एक जगह पर टिक नहीं पाते थे। पर जैसे जैसे उन्होंने चीज़ों को उगाना शुरू किया, खेती करनी शुरू कर दी, तो वो एक जगह पर रहना सीख गए। क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल करने और फसल को पकने के लिए एक लंबा समय उनको देना पड़ता था, जिसमें उनको एक जगह पर वो फिर रहने लगे थे। क्योंकि फिर कृषि के हिसाब से वो अपना ग्राम जीवन उन्होंने आरंभ कर दिया था, एक साथ रहना, एक जगह पर वो टिकने लगे थे। वरना पहले तो ऐसा होता था कि आज यहाँ है, कुछ समय बाद दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता था, क्योंकि पानी की कमी हो जाती थी, जलवायु के हिसाब से फल फ्रूट्स उनको नहीं मिल पाते थे, तो इस वजह से वो जगह बदलते रहते थे। पर जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू किया, तो वो एक जगह पर रहने लगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, पृष्ठ 25 की तालिका में देखा गया है, नाई नुओ अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थान पर जाना चाहिए। मतलब अगर वो चावल खाना पसंद करती है तो कहाँ पर उसको रहना चाहिए। तो जैसा हमने बताया था कि चावल कहाँ पर उगाया गया, चावल की धान की खेती के जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम कोलडीवा उत्तर प्रदेश या मेहगढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से पाए गए थे। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर नाइनुओ चावल खाना चाहती है, उसकी चावल खाने की इच्छा है, तो उसको कोलडीवा उत्तर प्रदेश में रहना पड़ेगा या वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर उसकी फसल पहले की जाती थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। तो पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे स्तर पर जिन जानवरों की हड्डी मिली है, उनमें हिरण तथा जंगली सूअर प्रमुख है। मतलब जब मेहरगढ़ में खुदाई हुई थी तो वहाँ पर जानवरों की हड्डी में जो मिले थे वो हिरण तथा जंगली सूअर मिले हैं। तो जिससे पता चलता है कि इस स्थान पे मानव केवल शिकार पर ही निर्भर रहता था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। तो पहले हिरन तथा जंगली सूअर की हड्डी मिली, पर लेकिन अगर हम उसका ऊपरी स्तर देखें तो उस टाइम पर भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। तो इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि पशुपालन जब वो करने लगे थे तो वो जानवरों को नहीं मारते थे। जो जानवर वो पालने लगे थे उनको उन्होंने मारना बंद कर दिया था, क्योंकि वो खेती पर भी निर्भर रहने लगे थे, केवल मांस पर ही उनका जीवन अब नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें हमें क्या करना है, सही या गलत बताना है। तो कह जो है वो है हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। तो हाँ, ये सही है, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला था। और फिर बात करते हैं कि ब्रुज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ब्रुज होम में जो लोग रहते थे वो गृत आवास में रहते थे। ब्रुज होम में कहाँ पे रहते थे लोग बाग, गृत आवास में, मतलब धरती के अंदर गड्ढा बनाकर वो वहाँ पर रहते थे। तो इसमें दिया गया है कि वो आयताकार घरों में रहते थे, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। चिरौंद कश्मीर का एक प्रमुख स्थल है। चिरान जिला जो था वो बिहार में था, ना कि कश्मीर में, इसीलिए ये भी गलत है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जेडाइट जो दाओ जली हैंडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। ये मैंने आपको इसमें टॉपिक के लास्ट में बताया भी था, ये चीन से ही आए हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की।
प्रश्न नंबर 5 में है, कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर बताइए। मतलब जो कृषकों और पशुपालकों की जीवन शैली, वो शिकारी जब थे उस टाइम पर उनमें क्या भिन्नता पाई जाती थी। तो कृषक पशुपालकों का जीवन जो था वो स्थायी हो चुका था, क्योंकि वो एक जगह पर रहना उन्होंने आरंभ कर दिया था। लेकिन जब वो शिकारी हुआ करते थे तो वो एक जगह पर नहीं टिक पाते थे, उनका जीवन जो था वो अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वो भोजन के लिए इधर उधर जाना उनको पड़ता था। बात आती है दूसरे पॉइंट की। कृषकों और पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादकों तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था। मतलब वो कृषि करने में उन्हें पालतू पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि शिकारी खाद्य संग्रह का जो जीवन था वो जंगली जानवरों तथा अन्य उत्पादकों पर आधारित था। वो पशुओं पर इतना निर्भर नहीं थे, उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करना होता था और उनका मांस से उनका जीवन चलता था। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की। कृषकों और पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण कर लिया था, जबकि शिकारी टाइम पर जो खाद्य संग्रह गुफाओं और कांदारों में वो रहा करते थे। मतलब उन्होंने कितना उनके जीवन में परिवर्तन आया कि वो पहले शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, पर लेकिन बाद में जब उन्होंने खाद्यान्न का संग्रह करना आरंभ किया, एक जगह पर वो रहने लगे। फिर बाद में क्या हुआ, उनको पशुपालन के लिए जानवर मतलब कि आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए उनको मारना भी कम कर दिया था। फिर लास्ट में उन्होंने अपने घर बनाने आरंभ कर दिए थे। पर प्राचीन काल में जब वो थे तो उस टाइम पर वो गुफाओं में रहा करते थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। इसमें कहा गया है कि जानवरों की एक सूची बनाओ तथा उनसे हम क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं, उनका हम क्या क्या उपयोग करते हैं, उसके बारे में हमें एक सूची बनाने के लिए कही गई है। ठीक है, तो हमने कुछ जानवर लिखे हैं और उनका क्या उपयोग हम करते हैं, उनसे क्या क्या हम प्राप्त करते हैं, वो चीज़ें बताई गई है। तो पहले नंबर पर है भेड़। तो भेड़ से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, दूध उसका हमें मिलता है, ऊन, मेन चीज़ तो यही है कि भेड़ के जो बाल होते हैं उससे ऊन बनाया जाता है और उससे मांस भी कुछ लोग प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं बकरी की। इसका भी हमें दूध मिलेगा और इसका भी मांस प्रयोग में लाया जाता है। तो दूध हो गया और मांस हो गया। फिर कुत्ते का क्या उपयोग था, उसको सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसको पाला गया। तो सबसे पहले कुत्ते को ही पाला जाता था। इसका मेन काम होता था देखभाल करना। आज भी हम चौकीदारी के लिए बहुत लोग अपने घर में कुत्ता रखते हैं कि घर की सुरक्षा रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं भैंस की। भैंस का पशुपालन में भैंस भी एक खास जानवर माना जाता है। इससे हमें क्या मिलेगा, बहुत मोस्टली लोग इससे दूध ही लेते हैं, पर इसका मांस भी उपयोग में लाया जाता है। फिर आते हैं मवेशी होते हैं, बस कुछ लोग पालते हैं क्योंकि दूध का उपयोग करते हैं, इसीलिए उनको पालते हैं। बात करते हैं बैल की। बैल से क्या करते हैं, बैल खेत जोतने में काम आते हैं और गाड़ी खींचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और सूअर का उपयोग केवल मांस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानवर थे और भी काफ़ी जानवर हैं, उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम यही लिखेंगे। तो एक तालिका से बना के अपना उसके हिसाब से जो जानवरों का हम जिस रूप में प्रयोग करते हैं वो हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, तो मैंने जो ये बोले हैं आप इनके अलावा भी कोई जानवर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी सूची बनाओ। मतलब हम जो अनाज मतलब आटा पिसवाते हैं हम, उसमें जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम लिख सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या मोस्टली आजकल तो गेहूं ही खाते हैं सब। गेहूं का प्रयोग अनाज के रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है। अब गेहूं के बाद बात करते हैं चावल की। तो पहले हो गया गेहूं, फिर चावल दक्षिण भारत में ज़्यादा खाया जाता है, पर गेहूं के साथ साथ चावल भी बहुत लोग खाते हैं। गेहूं में कई बार क्या होता है, लोग जो करते हैं उसमें गेहूं मिला लेंगे, बाजरा, मक्का, जवार, जौ, ये सारी चीज़ मिलाकर भी पिसवाते हैं एक साथ, क्योंकि पौष्टिकता बहुत मानी जाती है। ये अनाज के रूप में ज़्यादातर लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ अनाज थे जो हम खाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतने प्रश्न थे। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन सबसे रिलेटेड
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप सभी को आपके सभी डाउट क्लियर करूँगी। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। और आप सभी का एक बार और धन्यवाद करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और मैं भी आगे बढ़ सकूं। आपके सपोर्ट की मुझे भी उतनी ही आवश्यकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं तब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।